हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है मास्टर कैडर मैथ्स का, जो भी चल रहा है हमारे पास उसका लास्ट टॉपिक है। तो ये मैंने कहा था कि 30 टॉपिक टोटल होंगे, तो देखो टॉपिक भी हमारे पास 30 है। ये है क्या हमारे पास, तो ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से बनाया कि जिस तरह से मैंने नोट्स में अपने बनाया और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको सही से याद रहने हैं, तो उस पैटर्न में मैंने बनाए हुए थे। बाकी आप आगे पीछे करके देख सकते हो जैसे आपको सही लगता है। मैंने पैटर्न में बनाया हो तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो मैंने अपने पैटर्न के हिसाब से मैंने जो नंबर दिए हुए ना सीक्वेंस 1 to 30, हाँ आगे पीछे मिलेंगे आपको टॉपिक, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी किए हुए हैं ना वहाँ पर टॉपिक वही करवाए हैं, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करवाया। अगर आप कहो कि वहाँ पे 30 नहीं दिए तो वो इसलिए नहीं दिए हुए क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने कोनिक सेक्शन एक ही दिया हुआ, मैंने कोनिक सेक्शन के 4 टॉपिक बनाए थे। हम मैंने सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सारे अलग अलग करके करवाए थे। तो इस तरह से मैंने 30 टॉपिक बनाए हैं। ठीक है, बाकी उसकी हम फिनिश होने के बाद सिलेबस हम एक डिटेल में एक लाइव सेशन लेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन लें जिसमें हम क्या करेंगे सेशन करेंगे। तो अभी करते हैं, पहले ख़त्म हो जाएगा आज ही आपका सिलेबस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देख लो। पहले क्या कह रहा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल्स। ठीक है, कह रहे हैं हमारे पास कि क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके हमारे पास कोफिशिएंट जो होते हैं, जो हमारे पास वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। मीन्स की अगर आप एग्जांपल देखो जहाँ पे, तो एग्जांपल क्या दी हुई है हमारे पास, देखो डी की स्क्वायर वाई और डी वाई डी पॉइंट, ये क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। मीन्स कि इसकी क्या की हुई है, डबल डेरिवेशन की। अगर इसको हम y इक्वल टू करें हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, ये y डबल डैश इस तरह से आ जाएगा। आगे क्या हमारे पास -2 टाइम ऑफ y डैश, ये सिंगल टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू क्या लेंगे, हम कॉन्स्टेंट की तरह लेंगे एक, या इसको क्या कर लेंगे कि y की पावर 0। ठीक है ना, तो इसकी y की पावर 0 1 होती है, तो बाकी सारे क्या आ गया हमारे पास, ये कॉन्स्टेंट हो गया। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ सकती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कोफिशिएंट के साथ जो भी होता है हमारे पास पावर्स में, सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। वो तो जहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कह रहा है द इक्वेशन इन विच आर द कोफिशिएंट आर विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें क्या था, डी की स्क्वायर वाई डी है ना, मीन्स कि इसमें पावर 2 आई थी। कह रहे कि जिसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंगल पावर, ओनली सिंगल पावर, मीन्स कि वाई डैश होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर यही हमारे पास दिया हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से आ भी सकती है आपको सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस, तो आपने सारा कुछ ये याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल दी हुई है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी ये सारा क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट मान के चलो, जो आपको जो भी वेरिएबल सिंपल। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रही है, कह रहा है विच हैव मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या था, वन वेरिएबल एक्स ही चल रहा है, देखो इसमें भी एक्स ही चल रहा था। अब क्या मोर देन वन वेरिएबल मीन्स की क्या आ जाएगा हमारे पास, एक एक्स की फॉर्म आ जाएगी, एक वाई। मोर देन वन है तो मीन्स की ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, जेड टी जो मर्जी लिख लो। मिनिमम हमारे पास क्या होने चाहिए, मोर देन वन मीन्स की 2 मिनिमम होने चाहिए हमारे पास। अगर वो 2 मिनिमम वेरिएबल आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको मैं बता दूं, ऑर्डर है हमारे पास एक, और एक क्या है हमारे पास, डिग्री है। सॉरी, एक हमारे पास क्या दिया है, वो है ऑर्डर दिया हुआ है, और एक क्या दी हुई है हमारे पास, डिग्री दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ से पूछा गया है कि जो डिग्री हमारे पास क्या होती है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हम अब करेंगे। पहले क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपेयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि हमारे पास कहता है कि जैसे कितनी ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन है, तो क्या होगी, जितनी उसकी पावर होती है उतने ऑर्डर की वो इक्वेशन होती है। जैसे मान लो डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, तो इसकी हमारे पास कह रहा है कि ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया इसका, फिर हमारे पास 3 हो गया ऑर्डर। ठीक, अब डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है उसके हमारे पास जो ऊपर होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या ऑर्डर की, कितने हायर ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन करने हैं, मीन्स की विद रिस्पेक्ट टू कितने कर रहे हैं, कितने टाइम कर रहे हैं, वो ऑर्डर होता है। ठीक है ना, 1 ऑर्डर है मीन्स की एक ही बार कर रहे हैं, 2 ऑर्डर तो 2 बार कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर जैसे डी की स्क्वायर आ गया तो 2 बार हमने डिफरेंशिएशन की उसकी, तो उसका ऑर्डर 2 आ गया।
ठीक है। इसी तरह डिग्री क्या होती है कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या होती है, पावर होती है जो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे हमारे पास डी वाई पाई अपॉन डी एक्स दी है, चाहे इसकी डी है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जे दिया है कि जे दिया है, हमने उसकी देखनी होती है पावर, ठीक है। हमने क्या देखना है, इसकी पावर देखनी होती है। अगर इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 2 है। अब इसको मैं पहले डिटेल में समझाता हूँ। देखो जी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जी, एग्जांपल इससे मैं समझाता हूँ। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो क्या दी हुई है। अगर जहाँ पे देखो तो जहाँ 3 दी है और जहाँ पे 5 दी है और जहाँ पे 10 दी है, तो आपने कभी भी ये नहीं देख लेना कि अगर 5 पावर है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की देखा ये दोनों ही इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री 3 है। क्यों देखना है, क्योंकि हमने पहले क्या देखना है, जिसका ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर पे कितनी डिग्री है, उस ऑर्डर पे कितनी पावर है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो देखो हमारे पास इसमें ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है ना। देखो डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर, जहाँ भी दिया और जहाँ भी दिया। तो अगर इन दोनों में देखना, अगर इसकी पावर तो 1 ही है ना, अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो 3 हमारे पास क्या आ गया, डिग्री आ गई, और ऑर्डर इसका 2 हो गया, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया आपको ऑर्डर और डिग्री में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें के बाद क्या है, हमारे पास एक चीज़ समझने वाली और कई बार क्या होता है, किसी चीज़ का हमारे पास ऑर्डर नहीं होता या डिग्री नहीं बन पाती। जैसे देखो ई की पावर अगर कुछ भी दिया है, अब ई की पावर हमारे पास देखो डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, ये लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा आपको, वैसे जूम कर सकते हो जितना मर्जी, आपको पता है नोट्स है PDF की फॉर्म में मिलती है, तो वो जूम जितना मर्जी हो सकता है। तो क्या है हमारे पास इसमें देखो, जहाँ पे दिया हुआ तो जब अगर हम देखें तो ऑर्डर 3 बन रहा है, लेकिन ई की पावर में अगर कुछ भी आया ना, तो वो हमारे पास ऑर्डर कभी भी नहीं बनता, वो उसका हम ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो हमारे पास इसलिए होता है। तो इसका कह रहे हैं हमारे पास, सॉरी डिग्री कहना था मैंने कि डिग्री नहीं निकाल सकते उसकी, कि इसकी अगर हम देखें तो इसकी भी पावर तो 1 बन रही है ना, अगर हम देखें उसके ऊपर तो, लेकिन हमने वो 1 नहीं लिखना, हमने लिखना है नॉट डिफाइन, डिग्री नहीं डिफाइन, और ऑर्डर हमारे पास 3। न्यू क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डिग्री नॉट मल्टीपल। लीनियर का मतलब क्या है कि 1 डिग्री होगी, तो देखो मैंने ऊपर भी समझाया था लीनियर वाला, अब दोबारा से इसलिए समझाया कि एक और आया साथ में, क्या नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में क्या होगा, डिग्री जब मल्टीपल होगी, मीन्स की, देखो हमारे पास अब डिग्री कितनी आ रही है, तो ऊपर पावर स्क्वायर दिया हो, तो एक से बड़ी आई मीन्स की जितनी मर्जी आए, 2 आए 10 है, कोई मतलब नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दी है आपके सिलेबस में, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फॉर्म करना। तो इसके कुछ हमारे पास जम्पशन होगी, या कुछ या कह सकते हो इसकी हाइपोथेसिस बोल लो, या कुछ भी इसकी स्टेटमेंट बोल रहा है। जैसे तो याद क्या रखना है इसमें, वो देखो कह रहा है एवरी फैमिली ऑफ अ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सीधी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखनी है। कह रहे कि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है हमारे पास, तो उसका क्या अपना उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व। कह रहे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, जिसमें उसमें जैसे हमने क्या किया था, अगर आपने देखा होगा तो हम क्या करते थे, +C करते थे। अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन में पढ़ा याद होगा तो हम कई बार करते थे क्वेश्चन में C1 + C2। तो इसलिए करते थे हमारे पास कि जितने आर्बिट्रली कांस्टेंट आ रहे हैं, अगर 2 आर्बिट्रली कांस्टेंट आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर हमारे पास 1 आ रही है कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सिंपल ऑर्डर ऊपर मैंने निकालना सिखाया, और एक इस तरह से ऑर्डर आ सकता है अगर कांस्टेंट उसके देख के निकाल लो तो, ठीक है। 2 मेथड होते हैं ऑर्डर निकालने के। कह रहा है टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्रली कांस्टेंट। कह रहे हैं कि जब भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास आर्बिट्रली कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट हैव एनी आर्बिट्रली कांस्टेंट। अगर किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसका कांस्टेंट नहीं है, तो वो कह रहे हैं क्या होगा। तो देखो एग्जांपल ये y = mx + c दिया, इसका फर्स्ट टाइम किया तो m आया, सेकंड टाइम किया तो 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। कह रहे हैं कि उसको क्या कर देना है, हमने उसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। तो डिफरेंशिएशन करने पे जहाँ पे 0 आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बाकी इसको डिटेल में मत जाओ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें सोल्यूशन जनरल आएंगे, पर्टिकुलर आएंगे, अलग अलग तरह के सोल्यूशन आएंगे। तो सबसे पहले जनरल से हम बात करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जो सभी जगह के लिए सेम होता है। जनरल वही होता है जो सभी जगह हमारे पास सेम होता है, तो उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है जनरल सोल्यूशन हमारे पास, तो कह रहा है हमारे पास रिलेशन इन विच एक्स वाई सेटिस्फाई आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन्वॉल्विंग एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रली कांस्टेंट। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रली कांस्टेंट आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जनरल सॉरी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो आइए अब समझ में आ गया होगा आपको।
अब इसके बाद क्या है हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन। पहले जनरल सोल्यूशन किया, अब हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है जो किसी एक चीज़ के लिए हमारे पास होते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होते हैं। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अगर हम बात करें तो पीरियड क्या आता है हमारे पास सॉरी, हमारे पास क्या होता है होल ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास जो रेंज क्या होती है हमारे पास वो सिंपल होती है हमारे पास कि -1 और 1 के बीच में रहती है या उसके एक्सटेंड करती है। तो जो हमारे पास साइन के लिए अलग से पार्टिकुलर है, कोज के लिए अलग से, और कुछ चीज़ें क्या हमारे पास जनरलाइज होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। रियली सॉरी, क्या कह रहा है हमारे पास अ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय असाइनिंग वैल्यू टू वन और मोर देन ऑन आर्बिट्रली कांस्टेंट ऑफ अ जनरल सोल्यूशन फ्री फ्रॉम अ आर्बिट्रली कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इसको सिंपल स्टेटमेंट की तरह याद रख लो। आप क्या कह रहा है कि वैल्यू हमारे पास 1 या मोर देन 1 आर्बिट्रली कांस्टेंट होगा तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास 1 मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइप। अब देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ रही है टाइप्स आ रहे हैं। मैंने कहा कि हर किसी के लिए अलग अलग होगा, तो अब हमारे पास अलग है तो अलग अलग के लिए करेंगे भी। तो टाइप 1 क्या कह रहा है हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब इसके 3 या 4 टाइप आई थिंक मेरे पास। तो वैसे तो ये सारा डिटेल में किया हो, इसके शॉर्टकट होते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जितना समझ में समझा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देख लो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले करना है सेपरेट कर लेने में वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन इंटीग्रेट। ठीक है, अब सिंपल अगर आगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो तो हम क्या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में से, एक ऑर्डर और डिग्री से आया हुआ है और एक आधा इधर उधर से आया है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आया हुआ है। तो एक जो सबसे पहले तो क्या है dy/dx इस तरह से दिया है, कह रहा है कि वाई वाली वैल्यू एक साइड कर ली, देखो वाई वाली, और एक्स वाली एक साइड कर ली। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना अब कितना आसान है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये बना, दोनों तरफ से लोग हटा दिए तो क्या बन गई हमारे पास ये इक्वेशन। तो क्या कह रहा है हमारे पास पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, और इसको क्या करना है इस तरह की लीनियर इक्वेशन में बनाना है। और दूसरा किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से लीनियर इक्वेशन होगी, उसको हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी है तो उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे जब हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसी इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो क्या बन जाएगी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जैसे सिंपल इक्वेशन बनेगी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अगर समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप घुमा के इसको कर सकते हो। बाकी इक्वेशन कह रहे हैं कि कन्वर्ट करने की, तो कन्वर्ट वाला आपको सभी में आएगा कन्वर्ट वाला, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इतना आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा टिपिकल नहीं आता इससे। ठीक है, बाकी सिंपल वाला है, आगे भी आपको आएगा कन्वर्ट वाला, तो कन्वर्ट वाला छोड़ते जाना है आपने, वो आईआईटी लेवल तक के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइप। तो टाइप है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बता रहा है, पहले हमारे पास सेपरेशन वाली थी, अब होमोजीनियस। तो स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म हमारे पास क्या कह रहा है f(y)(n). तो मैंने बताया था वहाँ पे भी हमारे पास पिछले जो टॉपिक किए थे कि वहाँ क्या था x⁴n और f(y)(n) इस तरह से लिखा हुआ था होमोजीनियस इक्वेशन, और जे हमारे पास n क्या होती थी डिग्री होती थी उसकी, मैंने बताया था वहाँ पे। तो वही चीज़ कह रहा है, बस इसमें हमें डिग्री की जरूरत ही नहीं है। तो उसने इतना बताया इसमें जहाँ पे x⁴ 0 होगी, ठीक है ना, अगर n की 0 तो वो 1 नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फॉर्म वही है हमारे पास होमोजीनियस जो यहाँ पे करवाई थी। अब इसमें करना क्या होता है y हमने पुट कर देना होता है vx के इक्वल, इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर वही वैल्यू का हमने y और dy को पुट कर देना होता है, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास एक फॉर्म में आ जाती है, और फिर उसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो क्या दिया है dy/dx इस तरह से दिया हमने, सेम क्या कर दिया y/x की फॉर्म में कर दिया। देखो इस फॉर्म में होमोजीनियस फॉर्म में बनेगा तभी हम करेंगे ना, तो इसको हमने क्या कर दिया x से डिवाइड कर दिया, तो y/x आ गया जहाँ पे। इसको अब हम चेंज कर सकते हैं, तो फिर वही करेंगे हम y/x की जगह y को क्या पुट कर देंगे, अब ऊपर y की जगह क्या कर देंगे vx, तो x तो कट हो जाएगा v की फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर सारा फिर ऐसे करके सोल्यूशन करेंगे, बाकी वो आता नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं इसके। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सिंपल सिंपल, जो वही करना है। ठीक है, आपने बाकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्या है इसका कन्वर्टेबल। तो मैंने कहा कि कन्वर्टेबल वाला आप छोड़ दो, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने करना है तो केस कर सकते हो कि इस तरह का केस है हमारे पास तो ये आंसर आएगा, अगर इस तरह का केस है हमारे पास तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, बाकी नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो आराम से। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ये फार्मूले बेस्ड आपको चीज़ें लगेगी, और वही फार्मूला बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है
हेयर वो यूज़ एग्जैक्ट फार्मूला, वही किसी कह रहे हैं कि एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, यूज़ देयर वैल्यू इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में सीधा सीधा हमने यूज़ करनी है, तो वो फार्मूले आपको याद करने होंगे। मैं बता रहा हूँ वो फार्मूले अभी आपको। तो ये हमारे पास फार्मूले है, कह रहा है डी एक्स प्लस वाई। अगर एग्जाम में आपको क्या लिखा होगा, एग्जाम में आपको राइट हैंड साइड आएगी और आपको लेफ्ट हैंड साइड याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर में दिया होगा। हो सकता है कि राइट हैंड साइड वाला भी लेफ्ट दे दो राइट हो जाए, लेकिन आता क्या मोस्टली, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही है ना राइट साइड वाली, जिसमें हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स या डिफरेंशिएट करके आ रहा है, तो उसकी हमने इंटीग्रेशन जब करनी होती है तो डी के साथ ऐसे आ जाता है। फिर इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी के साथ इंटीग्रेशन कट हो जाएगा पूरा का पूरा ऐसे करके, और फिर हमारे पास यही चीज़ बच जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर होता है लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो पहले याद करते रहते हैं, क्या है हमारे पास की वैल्यू ही है, देखो इसकी डी एक्स और डी वाई है, तो इसकी जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कह रहे हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यही है ना कि डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी एक्स प्लस वाई की, तो इसकी अलग अलग करेंगे तो डी एक्स बन गया, फिर डी वाई बन गया, ठीक है। फिर ये चीज़ है हमारे पास, तो कह रहे हैं ये इक्वल टू इसके हो जाएगा, ये इक्वल टू इसके हो जाएगा। ये फार्मूले तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इस सीधे सीधे इसका फार्मूले आप याद रख लो, ठीक है। बाकी जितने भी है, कितने हमारे पास 9 फार्मूले टोटल, तो 9 के 9 ही आप क्या कर लो, याद रख लो फार्मूले, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और करने का ऐसे लेफ्ट टू राइट भी याद रखने और राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से आपने याद रखना है इसको, ठीक है। बाकी कॉपी में लिख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा याद हुआ। अब फोर्थ आई थिंक लास्ट होगी हमारे पास, फोर्थ ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन का। इसमें याद क्या रखना हमने, तो इसमें याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम में आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, उसके बाद ये भी चीज़ है हमारे पास, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि ये वन वाक्य में नहीं बनता, फिर आपको टाइम लगेगा ये सोल्व करने में। लेकिन हो सकता है कि जहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो। वैसे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, तो वो देखो पहले हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में दी होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स दिया होगा, फिर कह रहे हैं कि पी एक्स मीन्स की कोई ना कोई हमारे पास पॉलिनोमियल दी होगी, उसके साथ वाई लगा हुआ है और आगे पॉलिनोमियल दी है एक्स की फॉर्म में अलग से एक। तो वही कह रहा है पी एंड क्यू आइदर आर फंक्शन ऑफ एक्स है और कॉन्स्टेंट होंगे। उसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो क्या हो जाएगा, ई की पावर पी एक्स मीन्स की जो वाई के साथ, अगर जहाँ वाई की फॉर्म में है तो जहाँ अगर आ जाए हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई, नीचे दिया होगा वैसे मैं वहीं पे भी बता देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए, फिर क्या आ जाएगा पी ऑफ वाई आ जाएगा, और जब फॉर्म किस में चली जाएगी एक्स में, और साथ में क्या आ जाएगा क्यू ऑफ वाई आ जाएगा, मीन्स की एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स इस तरह से चेंज कर देंगे, तो फिर जहाँ पे क्या आएगा पी ऑफ वाई आ जाएगा पी एक्स की जगह। तो वही कह रहा है ई की पावर जो कुछ भी करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। फिर इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ना जब हम, तो वो क्या बनेगी हमारे पास, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर हमने इंटीग्रेट करना है, हमने क्यू एक्स जे कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ हमारे पास, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। तो जहाँ पे आ भी सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ तक ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो जहाँ से स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि क्या है, बाकी एमसीक्यू करोगे तो तब आपको समझ में आएगी। अब इसका क्या है, वेरिएशन जो हमारे पास चेंज होते थे इसको रहने दो, वही है हमारे पास ऊपर वाली जो जनरल चीज़ होती है, जो हमारे पास उसका अलग पार्ट होता है, फिर ऑप्शनल पार्ट होता है, और ये क्वेश्चन में नहीं आता क्योंकि जो उन्होंने बताया भी नहीं होगा इस सिलेबस में कि आपको दूसरा आएगा, उन्होंने जनरल फॉर्म बताई हुई है, तो सभी के जनरल फॉर्म मैंने बता दी, जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन होती है तो इसलिए मैंने की, क्योंकि मैंने IIT वालों को भी कई बार पढ़ाया तो उसकी वजह से। तो क्या है आगे हमारे पास, यही कन्वर्टेबल मैंने कहा इसको छोड़ दो, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, तो ऑर्थोगोनल की जब भी बात आती है, मैंने क्या ऑर्थोगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर होता है, उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। 90 का एंगल इस तरह से कुछ भी दिया हो तो वो क्या हो जाता है ऑर्थोगोनल हो जाता है। अब ट्राजेक्टरी है साथ में, तो ट्राजेक्टरी समझो कि क्या होती है, ठीक है। तो ट्राजेक्टरी क्या होती है, एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। देखो राइट एंगल आ गया, मीन्स कि 90 का एंगल आ गया ना, तो कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट, ऑर्थोगोनल क्या होता है कि 90 पर, ट्राजेक्टरी का मतलब कि एवरी पॉइंट पे। अब इसकी देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कल दिया है, उसके बाद एक बाहर सर्कल दिया है, उसके बाद एक बाहर सर्कल दिया है। अब इसमें क्या करना है हमने, जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है एक, ठीक है, कोई भी है हमारे पास, तो अब देखो हमारे पास 90 का एंगल चाहिए ना हमारे पास सॉरी, अगर 90 का एंगल चाहिए हमारे पास, तो जहाँ से मर्जी लाइन ड्रॉ कर लो, देखो जे भी 90 है, जे भी 90 है, इधर जे भी 90 है, तो इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे देखो हमारे पास, जहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है, देख लेना नोट्स में आप।
तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली का कह रहा है कि राइट एंगल बनाएगा, हमारे पास राइट एंगल का बनाएगा, तो वो क्या बन जाएगी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो जो इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लो, आई थिंक इसकी स्टेटमेंट एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने अभी बता भी दिए आपको कि इस तरह से आए हुए हैं। बाकी इसका प्रोसीजर बताया हुआ उन्होंने कि फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे करते हैं, तो वो आपको एग्जाम में आता नहीं है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी करनी कैसे है, क्योंकि वो 1 मार्क का में नहीं होता। इसकी बाकी ये हमारे पास आ सकती है, प्रोसीजर आ सकता है, ठीक है ना, कि हमारे पास मेथड क्या है सॉरी, कि हमारे पास किस तरह से हमने इसको निकालना है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर आप याद कर लेना, 4 इसके जो लाइन्स है, स्टेटमेंट है जो इसकी, चारों के चार याद कर लेना, एक बार रीड आउट कर देना, ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, अब इसका एग्जांपल दी हुई तो वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी हमने इसकी, तो क्या करना है, वही जो हमारे पास ऊपर मेथड दिया है ना, उसी के रिगार्डिंग हमने स्टेप चलते जाना है, 4 स्टेप है वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, वही इक्वेशन को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा ना उसको हमने क्या कर देना है, उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। अब देखो जहाँ से कांस्टेंट क्या था, ए थी, तो ए की वैल्यू निकाल ली हमने, 4 को इधर ले गए, इधर लेके जाने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू ये आ गई। अब ये ए की जो वैल्यू आएगी ना, कहेगी कि उसमें पुट कर देनी है, पहले तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फिर उसी में पुट कर देनी है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में सी की वैल्यू निकालते थे, फिर सी की वैल्यू को उसमें पुट कर देते थे। तो ए की वैल्यू निकाली, अब ए की वैल्यू को जहाँ पे देखो एक ही जगह पुट कर दिया। अब इसको कटिंग करने के बाद ये चीज़ बनी है, अब इसको होमोजेनियस इक्वेशन से करना है, वाई वाले एक साइड सेपरेट, एक्स वाले एक साइड सेपरेट। उसको सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ना, तो वही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, वो भी एक इक्वेशन ही होती है, ठीक है। तो वो इक्वेशन बनती है कि कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होती है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमने डिफरेंशिएट करना है, वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और कांस्टेंट की वैल्यू को फिर से पुट कर देना है, हमने उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो 1-2 बार देखोगे। तो नेक्स्ट करते हैं अभी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सॉरी, हाँ, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एप्लीकेशन जैसे हमने किया था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जो होती है ना वो मैंने साथ में, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की अब करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की आपके सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की है, तो वो मैंने करवा चुका हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके, वो भी सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ से एक आधा क्वेश्चन अगर आई थिंक शायद आया हुआ है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसमें क्या आया हुआ है, तो वही टेंजेंट स्लोप के रिगार्डिंग आया हुआ, तो वो आपने पहले पढ़ा भी हुआ वैसे, फिर मैंने जहाँ पे बता रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एम बोलते हैं उसको, जाके वो होता है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो dy/dx। फिर नॉर्मल क्या होता है इसके परपेंडिकुलर, तो -1/m हो गया, जाए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के वही कह रहा है, अगर हमारे पास स्लोप और लाइन दी हो, ठीक है ना, स्लोप एक दी होती है और एक लाइन दी हो, तो जहाँ से एंगल बनता है ना हमारे पास, तो वही हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल बनाता है ना परपेंडिकुलर। तो वही हमारे पास 2 इक्वेशन दी, एक बार एम के साथ होता है, एक बार -1 के साथ। तो ये आप तीसरी या चौथी बार आप पढ़ रहे हो, तो काफ़ी टाइम पढ़ गए हो, काफ़ी जगह ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये शॉर्टकट तो है नहीं है, जो मैंने कुछ करवाना था लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं था, तो मैंने छुड़वा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अप्रोच कह रहे कि अप्रोच मैंने अभी आपको 3 अप्रोच बताई, क्या है, एक सेपरेशन की, एक होमोजेनियस की, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कह रहे कि अगर एग्जाम में आना है ना, तो ये वैसे लेंथी वे के लिए होता है कि अगर आपने इसको लेंथी वे से सोल्व करना हो, तो कह रहे कि किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पर हमने अटैम्प्ट कैसे करना, तो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ बना के देखेंगे, अगर नहीं निकला तो फिर वेरिएबल सेपरेशन पे आएंगे, अगर वो भी नहीं निकला तो फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। तो अगर तो आपने लेंथी वे से करना हो तो वहाँ तो आप रफ टाइम पे करके देख लिया कि किससे निकल रहा है, 1-2 स्टेप के बाद पता चल जाता है, तो वहाँ से फिर आप कर लेते हो अटैम्प्ट जब आपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन देने हो स्कूल टाइम के, ठीक है ना, या कॉलेज के बोल लो। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्टिव टाइप करना है तो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक करके देखो कि किसके साथ आना है, तो तब उससे अच्छा वही होता है कि आप उसको छोड़ दो। और वैसे भी ऐसा लेंथी क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, जो आते हैं शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, वैसे क्वेश्चन ही आपने करने हैं। बाकी एक आधा क्वेश्चन अगर मुझे लगता है आई थिंक इससे छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि इसमें एक आधा क्वेश्चन लेंथी वे से आए हुए हैं।
तो एक आधा क्वेश्चन जहाँ से छोड़ सकते हो। इसके साथ सिलेबस कवर हो गया आपका वैसे। और अभी तक आपको पता होगा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन आपको कहा कि छोड़ने को। इससे तो इस ऐसे क्वेश्चन छोड़ने ही बेटर हैं। अगर आप कहते हो कि करवाने हैं तो मैं लेंथी वे से करवा दूंगा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। अभी 3 मेरे पास बैच हो गए हैं, तो काफ़ी बर्डन बढ़ गया था मेरा। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, क्योंकि 11th के भी अभी बैचेस चल रहे हैं साथ में, तो उस वजह से हो गया। बाकी अभी जब फर्स्ट बैच हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी सेकंड और थर्ड बैच को भी साथ में वीडियो सारी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप सभी का तीनों का एक साथ क्या हो जाए, डाउट क्लियर हो सके। कि जितने भी डाउट होंगे, क्योंकि फिर आप एक बार आप पूछोगे मुझसे, फिर दूसरा बैच या थर्ड बैच पूछेगा, तो मैं सभी को वीडियो अभी सोच रहा हूँ प्रोवाइड कर दूँ, फिर आपके एक साथ डाउट हो सकेंगे और फिर मुझे भी टाइम थोड़ा बच जाएगा उस वजह से। तो वही देखते हैं, चलो मैं वीडियो बना दूंगा अभी ये ख़त्म होने के बाद सिलेबस वैसे एक। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ अ पैरामीट्रिक मेथड, पैरामीटर मेथड जो हमारे पास होते हैं, इसमें कह रहा है वेरिएशन क्या होती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है चीज़ें, जहाँ पे क्या है हमारे पास कह रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए एक तो हमारे पास। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एक क्या होता है हमारे पास ये CF, ये होता है हमारे पास, मेरे माइंड से स्किप ही होगा, फैक्टर करके होता है कुछ, मुझे भूल गया, मैं बता दूंगा आपको बाद में। ये कुछ कम्युलेटिव फैक्टर करके होता था, माइंड में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। चलो मैं बता दूंगा आपको। जो भी होता है हमारे पास, एक जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है और एक CF फैक्टर जो भी होता है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या करना होता है, dy/dx को हम मानते हैं d। ठीक है, मीन्स कि एक d का पावर 1 है जब 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन। अगर 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रही है d की स्क्वायर y/dx की स्क्वायर, तो हमने d की स्क्वायर कर दी, मीन्स कि जितनी डिफ्रेंशिएशन जितना टाइम हो रही है उतनी ही हमने पावर उसकी बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। एक तो ये चीज़ याद रखने वाली है, देखो मैं जहाँ पे लिखा है कि d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा m, डिफ्रेंशिएशन की जगह हम m लिखते जाएंगे, y की जगह 1 पुट करना है, q की जगह 0 पुट करना है हमारे पास। तो देन M1 M2 से जितने भी रूट आएंगे, अब आपको जब पता चलेगा हमारे पास कैटेगरी से, तो इसकी कितनी है 4 कैटेगरी बताई हुई है। तो वो 4 कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादातर मैं बता देता हूँ किससे आते हैं, एक तो इससे ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रूट जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट ही हैं, अब हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन आएगी। देखो इक्वेशन कोई ना कोई तो आएगी ना हमारे पास। मान लो हमारे पास, पहले मैं क्वेश्चन ही करके बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगी। चलो मैं नीचे एग्जांपल दी हुई है साथ में, फिर तो समझ आ जाएगा आराम से। देखो ये इक्वेशन दी है, अब हम इसकी जगह क्या करना, पुट d, तो d का स्क्वायर कर दिया, इधर 5d होगा और 6। अब ये क्या बन रही है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जहाँ से हमने निकालने हैं फैक्टर। अब फैक्टर निकालने और d की जगह हमने क्या कर देना, पुट m। तो जब d की जगह हमने m पुट कर दिया, देखो जे हमारे पास इक्वेशन मेरी, इसमें m पुट कर दिया, तो जे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। एग्जाम में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ सकती है। तो देखो कितना सिंपल है, इक्वेशन तो दी होगी आपको, आपने क्या करना है, डी का करना है, फिर एम में पुट करना है। तो एग्जाम में तो आप सीधा भी एम में पुट कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपने लेंथी वे में करना हो तो पहले डी करते हो फिर एम करते हो, वो सारा कुछ ये लिखते हो कि ये पुट करना है हमने। एग्जाम में थोड़ी ना आपको वो देखना है, आपने उसने आंसर देखना है, तो सीधा आप एम भी पुट कर सकते हो। इसके फैक्टर बनाने होते हैं, तो फैक्टर जो बने हमारे पास ये आएंगे। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये होती है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, उसके बाद हमने फैक्टर निकालने होता है। तो फैक्टर क्या होता है हमारे पास, C1 C2 मीन्स कि जितने कॉन्स्टेंट जितनी वैल्यू आई है, देखो जहाँ पे 2 वैल्यू आई, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास चलती जाएगी जहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो जहाँ पे पहले जनरल के लिए देखो क्या कह रहा है, C1 एक वैल्यू आई, e⁻m1x जो हमारे पास जहाँ से फैक्टर आया, देखो 1 जे आया, एक 1 जे आया हमारे पास और सेकंड जे आया, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक फर्स्ट ये आया और सेकंड ये। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास जहाँ पे आ गया m1x C1 के साथ जो कांस्टेंट होगा, फिर आ गया हमारे पास C2 के साथ, इसके लिए C2 के साथ e⁻m2x। फिर अगर तीसरा दिया होता, ये जनरल है ना, ये सोन अप टू चलेगा, ये 3 के लिए लिखा मैंने, सोन अप टू जितना मर्जी चल सकता है, देखो ये सोन अप टू चल रहा है। तो अगर तीसरा आ गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ तीसरे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास C3 e⁻m3x, ठीक है। इसी तरह सोन अप टू चलता जाएगा। जो एग्जांपल में मैंने बताया कि जहाँ पे 2 वेक्टर अगर आए हैं, तो C1 अब e की पावर क्या आई, जो यहाँ से m की वैल्यू की -3 और -2 निकली, तो e की पावर -3x और e की पावर -2x, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन है जहाँ से क्वेश्चन आता है जब रूट्स हमारे पास क्या हो, रियल हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। अब आपको सिमिलर के लिए आएगा, रूट तो रेयर रहेंगे लेकिन क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि एक बार देखो -3 हो, एक बार -2, अब हो सकता है दोनों बार सेम रूट आए, तो वही आएगा आगे। नेक्स्ट देखो, और जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, चारों ही आप याद रखने हैं। वैसे मोस्टली इमेजिनरी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड को भी स्टार मार्क कर लो। क्या है, जब रूट हमारे पास रियल है लेकिन रिपीटेड है, मीन्स कि वो सेम हो गए, डिस्टिंक्ट नहीं हो गए, कुछ भी लिख सकते हो।
अब जो तो सेम होगा उसके लिए क्या आ जाएगा, दो कांस्टेंट सेम रहेंगे। देखो क्या कर रहा है, C1 प्लस C2x। अगर हमारे पास एक रूट सेम है ना तो उसके लिए हमने दो कांस्टेंट रख लिए C1 और C2। अगर दोबारा हमारे पास मान लो एक 2 आ गए, एक 4 आ गए, अब क्या अब उसके लिए जो यूज़ कर लिया उसको तो यूज़ करेंगे नहीं, फिर C3 किया, इसके साथ क्या आ जाएगा C4x। जो हमारे पास फर्स्ट रूट का आ गया और जो हमारे पास सेकंड रूट का आ गया, जो हमारे पास क्या है, सिमिलर है। अब ये एक ही दिया हुआ है, अगर मान लो हमारे पास देखो जहाँ पे M1 और M2 एक सिमिलर दिया है तो एक के लिए हमारे पास कांस्टेंट तो अलग से आएंगे ना, तो क्या कहा C1 C2x, इनको ब्रैकेट में रखो, बाहर क्या आ गया e की पावर M1x जो M की वैल्यू है, इधर फिर C3 कर दिया e की पावर M3x। ठीक है, अब वही एग्जांपल दी हुई है, इसको पहले हमने डी किया, अब डी को हम एम पुट कर सकते हैं, एम पुट किया तो वो होती है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहाँ से हमने फैक्टर निकाले तो करके देखो क्या फैक्टर निकले, m+3 की थी तो m इक्वल टू -3 आ गया। अब देखो C1 प्लस C2 ए की वैल्यू है और e की पावर -3x आ गया। अब हमारे पास जैसे 3 इसलिए आया था क्योंकि अगर जो तो हमारे पास जनरल के लिए किया ना, देखो M1 M2 लिखा, अब जहाँ पे अगर हमारे पास एक और वैल्यू आती तो उसके लिए C3 आता, अगर मान लो दो वैल्यू आती थी 4 आ जाता, तो क्या करता है C3 प्लस C4x और बाहर क्या आ जाता है e की पावर 4x। ठीक है ना, e की पावर mx होता है, तो इस तरह से आ जाता। बाकी एग्जांपल आप कर लेना, आप ग्रेजुएशन की बुक फॉलो करो, उसमें कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, पूरे का पूरा टॉपिक है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक पूरी की पूरी बुक होती है। ठीक है, तो पूरी बुक से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे, तो वहाँ से आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी जो फर्स्ट 2 वाले तो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात करें आगे क्या आ जाएंगे हमारे पास, इमेजिनरी आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या है, कह रहा है वैन रूट्स आर इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, तो इमेजिनरी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर बात करें तो थर्ड किसी हद तक इंपॉर्टेंट है, फोर्थ आप छोड़ सकते हो। ठीक है, पहले थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है, जब हमारे पास डिस्टिंक्ट है, देखो अलग अलग आएंगे तो क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस माइनस अयोटा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर निकालेंगे जो वो क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स मीन्स की जो रियल नंबर है। ठीक है ना, इधर इसी होगा ना, मान लो हमारे पास 2 प्लस अयोटा थीटा है, तो ये तो रियल नंबर है, 2 3 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ना, तो वही कह रहा है मीन्स की e की पावर अयोटा मीन्स की रियल नंबर वाली बाहर रख लिया। अब हमारे पास डिस्टिंक्ट है तो C1 अल्फा बीटा एक्स और C2 साइन बीटा एक्स मीन्स की कोस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स, ये हमारे पास आ गया जब डिस्टिंक्ट है। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, इसमें डी की स्क्वायर करेंगे फिर एम पुट करेंगे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई इसकी, मीन्स की अब देखो ना जहाँ से फैक्टर तो बन नहीं सकते थे, तो फैक्टर इमेजिनरी बनेगा ना इसके, इसके इमेजिनरी जो फैक्टर बने वो जे बना। ठीक है ना, एक बार प्लस का और एक माइनस का, यही होता ना, बी माइनस प्लस सॉरी हाँ वही होता है, प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac, देख लें जो भी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है जो वही है। तो ये यहाँ रूट आ गए, अब इसमें क्या है, रियल तो 1 ही है, तो e की पावर mx की या अल्फा एक्स की जो भी है तो 1 रहा है, तो e की पावर x, इधर क्या होगा C1 कोस, अब क्या आता है जहाँ पे बीटा, अब बीटा हमारे पास क्या आया है √3, तो क्या आ गया √3x C2 साइन √3x। ठीक है, x जहाँ पे आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो देख लेना, अब ये x आएगा आगे। ठीक है, अब ये था हमारे पास डिस्टिंक्ट के लिए, अब क्या आएगा हमारे पास जब रिपीटेड होंगे फिर से, तो रिपीटेड के लिए क्या आ गया हमारे पास, केस कह रहा है फोर्थ केस लिख लेना जहाँ पे व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल। ठीक है ना, तो अब उसने पहले जनरल के लिए दिया, तो देखो जनरल के लिए क्या कह रहा है हमारे पास, जनरल के लिए क्या आया, M1 और M2 कह रहे हैं सेम आया इस तरह के, और M3 और M4 इस तरह के आए हैं सेम हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे प्लस दिया और जहाँ पे माइनस दिया हुआ है और जोटा बीटा होगा आगे देख लेना। अब इसमें क्या है, ये क्या होगा फिर हमारे पास, जो हमारे पास रियल नंबर है अल्फा होगा ना रियल नंबर, तो e की पावर 1x बाहर आ गया, C1 प्लस C2 आ गया हमारे पास, क्योंकि सेम आ रहे हैं ना जी, C1 और C2 सेम आ रहे हो, तो इसके लिए C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स और C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये तो था हमारे पास जनरल। अब एग्जाम्पल की ये एग्जाम्पल ये है, इसमें एम पुट किया तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ज़्यादा एग्जाम में ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है जो एम तक वैल्यू आती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जे भी आ गया तो जे भी सिंपल ही है ना, बस आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, 4 स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। तो क्या हो गया e की पावर 0x, क्योंकि हमारे पास अभी जहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 प्लस है ना, ये 0 प्लस है, तो 0 प्लस C1 प्लस C2 एक्स कोज एक्स हो गया, क्योंकि जहाँ पे 1 है आ गया योटा, 0 प्लस 1 है योटा है ना, तो जहाँ पे 1 आ गया 1 का हमारे पास जहाँ पे देखो 1 ही आ रहा है, इसके साथ कुछ नहीं आ रहा है, जहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स है 2-3, तो वो याद रखनी है आपने, इसकी स्टेटमेंट ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कोची होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारे पास कोची की हमारे पास थ्योरम है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दी हुई है,
बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम में पूछी गई है, आपके मास्टर कैडर में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या होती है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट है। इसके बाद लैग्रेंज इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलो। तीनों जितनी भी थ्योरम है ना इसमें 2-3 वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी की स्टेटमेंट जा रखनी है, वो आपने ही रखनी है, तो देख लेना जैसे भी रखनी है। इसके बाद क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। तो ये मीन्स की जनरल के लिए इतनी नहीं है, वो आप वही याद रखो। अगर जनरल के लिए भी करनी है तो बस वही है ना, वहाँ 2-3 तक होगा। देखो जहाँ पे कहाँ तक था, लैग्रेंज के लिए किया तो 2 तक था, पावर 2 थी, तो जो हमारे पास 3 आई है, जहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म आई है। अब इसमें हमने क्या करना है, एन के लिए अगर करना है तो एन के लिए क्या आएगी हमारे पास, n+1 टर्म। तो एन के लिए क्या हमारे पास, तो n+1 टर्म हमारे पास ये आएगी। जैसे मर्जी याद रख लो, सेम चीज़ है। इसके बाद है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इक्वेशन होगी जब हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी, एक्स वाई टी के साथ आया और ये एक्स वाई फिर से कोस टी के साथ, मीन्स की 2 इक्वेशन दी है, सेम दी है, ठीक है। ये हमारे पास अगर देखें तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर डिफरेंशियल जब मीन्स कि जब 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो उन दोनों को हमारे पास कंबाइन करके कोई बननी होती है, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन कॉल्ड साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने पढ़ना होगा तो खुद कर लेना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि आपके बिल सिलेबस में नहीं है, जाए इसको छोड़ दो। अगर आपने पढ़ना है तो खुद से समझ लेना, क्योंकि ये अलग पार्ट है तो अलग से समझाना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, छोड़ दो इसको। इसके बाद है पावर सीरीज मेथड। तो ये भी स्टेटमेंट ही है एक, इसको याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स की इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिनिश हुआ ही हुआ है, आपका पूरा का पूरा हमारे पास सिलेबस भी क्या हो गया है, अभी फिनिश हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कंग्रेचुलेशन कि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है। अब आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुए हैं और आई थिंक अभी आएगा भी नहीं, मंथ 1.5 मंथ तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, उसके बाद का चांस है। तो मिनिमम भी अगर कम से कम भी आएगा टाइम में, तो कम से कम भी उसका नवंबर से पहले नहीं आएगा, नवंबर की स्टार्टिंग में आ सकता है, मिड या लास्ट तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर करने की बात करें तो आगने को तो अगले साल भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपको मिला है तो मैं मंथ आपको बता दूं अभी कि मंथ आपको जब मान लो आज 1-2 दिन में मीन्स की 1 हो जाएगी ना, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मंथ। तो मीन्स कि आपको नेक्स्ट पूरा मंथ आपको मैंने दिया है, जितना भी आपको सिलेबस करवाया है इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो मंथ तक मैं आपके लिए लेता हूँ कि मैं आपको जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करूँगा। जो भी आपके MCQ या डाउट क्लासेस करेंगे जितनी भी हो सकेंगी पॉसिबल मैं करूँगा सारा, ठीक है। उसके मंथ के बाद आपकी सारी खुद की प्रैक्टिस है, आपने जितना पढ़ना है अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हो, वो कोई कंपल्सन नहीं है मेरी तरफ से। अब जितना मैं कोशिश करूँगा कि टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपके लिए दूंगा टाइम, लेकिन फिर क्योंकि आगे अभी आपको पता है कुछ स्कूल भी स्टार्ट हो जाने हैं, तो मैंने भी कहीं ना कहीं स्कूल ओपन हो गए तो ज्वाइन कर लेना, फिर घर में तो रहना नहीं मैंने, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सभी, तो आगे भी से भी टाइम हो जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ फिर स्कूल में जाना तो पड़ेगा, तो तब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा। तो अभी यही है आपके पास जो मंथ है, जितना भी मेरे पास अभी मुझे कंफर्म भी नहीं है कि कब स्कूल में स्टार्ट कर दूं। तो 15 दिन, वैसे तो मैं 30 डेज़ बता रहा हूँ अगर स्कूल नहीं गया, अगर चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़ है आपके पास। तो इन 15 डेज़ में या 30 डेज़ के बीच बीच में आपको जितने भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सजेशन चाहते हो मुझसे तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो, किसी टाइम पे नंबर चल रहा है मेरा, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपको वो बता दूंगा। बाकी किसी ने 11th-12th के करने हो क्लासेस तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसके बैच चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, 9th-10th के भी मैं सोच रहा हूँ। 9th-10th के किए थे लेकिन तभी बच्चे नहीं थे, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू नहीं हुए तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अदरवाइज 9th-10th की भी चलेंगी ट्यूशन क्लासेस, तो इन चारों की ट्यूशन क्लासेस चलेंगी। इसका भी यही पैटर्न होगा, इसी तरह से ऑनलाइन चलेगा सारा। हो सकता है कि वो लाइव भी चले, ठीक है। अगर लाइव बच्चे कहते हैं कि लाइव के लिए तो लाइव भी वो चल सकती हैं क्लासेस, तो वो आप देख सकते हो। बाकी किसी ने ज्वाइन करना हो तो उनको पता है कि 500 का कंसेशन अगर कोई बच्चा रेफ़र करेगा। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जल्दी उसकी वीडियो बना दूंगा मैं कि जो कि टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो उसका हम अभी सोचा नहीं है कि कितना आपको चार्जेस रखूँगा, जो भी चार्जेस रहेंगे जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ उनको 500 का उसमें कंसेशन मिलेगा। जो न्यू बच्चा अकेला का ज्वाइन करेगा उसके लिए अलग से होगा, उसके लिए 500 जो एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलेगा उसको। तो बाकी अभी के लिए तो इतना ही, बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अभी, तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड बैच जो चल रहा है 3rd का उसको साथ में कंबाइन करना है कि नहीं, और साथ में आपको सोचने की ग्रुप बना लें तो वहाँ पे आप डाउट क्लासेस अभी ले लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मेरी तरफ से आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है।
तो हो सकता है जितनी मैं कोशिश करूँगा डाउट क्लासेस बनाने की, नहीं अदरवाइज़ स्कूल में स्टार्ट हो गए तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो बाकी अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपने जितने भी पैसे मुझे दिए हैं तो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सको आप, ठीक है। इतने कम में आपको कोई भी सिलेबस नहीं देता, मोस्टली क्या 5 या 6 थाउजेंड से ज़्यादा किसी से नहीं मिली है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा जितने भी लिए हैं पैसे, तो जितना भी सभी का हुआ है उसकी अभी पूरी की पूरी आप फ़ायदा उठाओ। अदरवाइज आपको अगर मैं बता दूँ तो आपको 4,000 का मैंने कईयों को सिर्फ अपने नोट्स ही दिए हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते थे कि सर हमें वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, तो तब मैंने सोचा भी नहीं था वीडियोज़ बनाने का। तो तब स्टार्टिंग में मैंने अपनी मेहनत के बनाए हुए नोट्स हैं जो 4,000 तक मैं सेल भी किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको मैं 5,000 6,000 में, तो आपको क्या होगा 1,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 में आपको पढ़ाया है सारा का सारा कोर्स। तो बाकी अब अपनी तरफ से आप मेहनत करो जितना हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।